हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी घटती सीमांत उपयोगिता के बारे में। इससे पहले का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है जिसमें मैंने सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता को डिस्क्राइब किया था तो वो ज़रूर देख लें, क्योंकि आगे भी ये लेक्चर काम आने वाला है, इस लेक्चर में भी काम आने वाला है, तो आप उस लेक्चर को ज़रूर देख लें। तो शुरू करते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार क्या है कि जैसे जैसे एक व्यक्ति के पास किसी वस्तु का स्टॉक बढ़ता जाता है तो एक सीमा के पश्चात उस वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। इस नियम को सबसे पहले उल्लेख जो मिलता है वो एच.एस. गोसेन ने किया था, इसलिए इसको गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। गोसेन ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। इसको जो वैज्ञानिक अवधारणा दी थी वो दी थी प्रोफेसर मार्शल ने। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार क्या है कि एक मनुष्य के पास किसी वस्तु की जितनी मात्रा हो उसमें निश्चित वृद्धि के फलस्वरूप उस व्यक्ति को जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है वह उसकी मात्रा में होने वाली प्रत्येक वृद्धि के साथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं किसी वस्तु का अगर लगातार मात्रा में हम उपभोग करते रहते हैं तो एक समय के बाद उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो हमें घटती हुई मिलती है। यही है सीमांत उपयोगिता का घटता हुआ नियम, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी हम किसी वस्तु का लगातार अगर कंजप्शन करते रहते हैं उससे मिलने वाली जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमें डिमिनिशिंग मिलती है, यानी डिक्रीज होती हुई घटती हुई मिलती है। तो इसकी कुछ मान्यताएं हैं, तो उन मान्यताओं को हम देख लेते हैं कि इसकी क्या मान्यताएं हैं, उनको देखते हैं। इसकी मान्यताओं की बात करें तो देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है आपकी, इसकी पहली मान्यता क्या है कि वस्तुओं का उपभोग निरंतर क्रम में होना चाहिए, इसके क्रम में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। यदि उपभोग की इकाइयों में समय अंतराल होगा तो ये नियम लागू नहीं होगा। मतलब जैसे मैंने रोटी का उदाहरण दिया था पिछले लेक्चर में, अगर आप रोटी खाते समय अगर गैप रखोगे, अभी खा ली, कुछ देर बाद खाई, कुछ देर बाद खाई, तो उससे क्या है कि यूटिलिटी आपको लगातार मिलती रहेगी। पर अगर आप लगातार कंजप्शन करते रहेंगे, एक ही टाइम पे लगातार रोटियां खाते रहेंगे, तो उससे प्रत्येक रोटी के बाद उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या है, घटने लग जाती है। तो यहीं पे ये क्या बता रहा है कि वस्तुओं का उपभोग निरंतर क्रम में होना चाहिए। इसकी दूसरी मान्यता है वस्तु के उपभोग यूनिट का आकार समान होना चाहिए। आप जिस भी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं उसकी जो प्रत्येक यूनिट है वो एक समान होनी चाहिए। अगर छोटी होगी यूनिट तो उससे आपको यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी, यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी तो क्या होगा कि उपयोगिता में क्या कर सकता है, ये वृद्धि कर सकता है, यूटिलिटी बढ़ जाएगी। तीसरे पॉइंट की बात करें तो वस्तु के उपलब्ध स्थानापन्नों का मूल्य स्थिर होना चाहिए। यानी जो वस्तु की सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, जो उसके सब्स्टिट्यूट हैं, उसका मूल्य स्थिर होना चाहिए। अगर उसका मूल्य घट गया तो उपभोक्ता उस वस्तु को ज़्यादा लेगा। इस वजह से क्या है कि उसके जो सामान है, उसके जो स्थानापन्न वस्तुएं हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, उसका मूल्य स्थिर रहना चाहिए। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो उपभोक्ता की आय एवं उपभोग प्रवृत्ति स्थिर रहनी चाहिए। उपभोक्ता के पास जितनी आय थी वो स्थिर रहनी चाहिए और उसके उपभोग करने की प्रवृत्ति भी स्थिर रहनी चाहिए। पांचवें पॉइंट की बात करें तो उपभोग के फैशन, रुचि एवं स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका फैशन ही बदल गया हो, उसका इंटरेस्ट ही बदल गया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये नियम लागू नहीं होगा। ये इसकी मान्यताएं हैं। छठे पॉइंट की बात करें तो एक समय में एक ही वस्तु का अध्ययन किया जा सकता है, समूह का नहीं। यानी इस नियम में क्या होता है, इस नियम में एक ही वस्तु का हम अध्ययन कर सकते हैं, उससे मिलने वाली क्या उपयोगिता, कितनी उपयोगिता है, ये नियम एक ही वस्तु पर लागू होता है। इसमें हम ग्रुप का डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी वस्तुओं को हम इस नियम में लागू नहीं कर सकते हैं। ये नियम बहुत सारी वस्तुओं पर लागू नहीं होता, जिस वजह से क्या है कि एक समय में एक ही वस्तु का अध्ययन किया जा सकता है। अब इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि किस हिसाब से इसका ग्राफ बनता है। मैंने पहले लेक्चर में भी ये ग्राफ बनाया था, उसी उदाहरण को हम लेंगे और उसी हिसाब से हम जो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो ग्राफ है वो देखेंगे कि किस हिसाब से यूटिलिटी डिक्रीज होती है। तो देखते हैं। यहाँ पर हमने एक टेबल को एज्यूम किया है जिसमें x की कुछ यूनिटें हैं और उसकी कुछ मार्जिनल यूटिलिटी हमें जो प्राप्त हुई है वो है। इससे पहले के लेक्चर में मैंने इसको ढंग से डिस्क्राइब किया है कि ये आपकी रोटियों का जो आप
उपभोग कर रहे हैं उससे आपको किस हिसाब से मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त हो रही है। इसको हम एक ग्राफ में देखेंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले एक ग्राफ बनाएंगे। तो ये आपका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस हो गया, ये आपका माइनस एक्स एक्सिस हो गया। आपका यहाँ पर हो गया ओरिजिन। यहाँ पर यूनिट्स को आप जो एक्स वस्तु का जो आपने कंजप्शन किया है उसके यूनिट्स को लिखा जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 यूनिटों का आपने कंजप्शन किया है। यहाँ पर अगर बात करें तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपको किस हिसाब से प्राप्त हुई है, यहाँ पर लिखेंगे 10, ये आपकी होगी 20, ये होगी आपकी 30 और यहाँ पर जो सबसे अधिकतम जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो है आपकी 40। तो आप 40 तक लिख सकते हैं, 50 तक भी लिख सकते हैं। तो अगर पहले बिंदु को अब अगर हम इस ग्राफ में ड्रॉ करें तो पहला बिंदु आपका बनेगा, अगर पहली रोटी का जब कंजप्शन किया तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिली 40। तो पहली रोटी का जब कंजप्शन किया तो पहली रोटी का कंजप्शन करने से मार्जिनल यूटिलिटी मिली 40। तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर क्या है, ये है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी को दर्शाया गया है और यहाँ पे एक्स यूनिट को दर्शाया गया है, यहाँ पे एक्स यूनिट को दर्शाया गया है। तो ये आपका पहला बिंदु हो गया। अब जब दूसरी रोटी का कंजप्शन किया तो उससे मार्जिनल यूटिलिटी आपको मिली है 30। तो ये हो गया आपका दूसरी रोटी का कंजप्शन करने के बाद 30। तीसरी रोटी का जब कंजप्शन किया तो तीसरी रोटी से आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिली है 20 की। तो ये आपका हो गया। ये जब चौथी रोटी का आपने कंजप्शन किया है तो आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिली है वो आपको मिली है 10 के बराबर। और चौथी रोटी का कंजप्शन करने के बाद ये आपका हो गया कुछ इस तरह से। जब आपने पांचवी रोटी का कंजप्शन किया तो आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिली है वो 0 मिली है। तो पाँचों पॉइंट यहाँ पे हो गया। जब आपने छठी रोटी का कंजप्शन किया तो छठी रोटी का कंजप्शन करने से यहाँ पर लिखो पहले -10, ये -10 हो गया और ये आपका -20 हो गया। तो सबसे पहले -10 हो जाएगा। छठी रोटी का जब कंजप्शन किया तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। ये आपका हो गया छठा पॉइंट। अब जब सातवीं रोटी का जब कंजप्शन किया तो सातवीं रोटी का कंजप्शन से आपका जो पॉइंट आ जाएगा वो 20 पे आ जाएगा। तो ये हो गया आपका यहाँ पर। तो ये आ गया आपका सातवां पॉइंट। अगर हम इस को हम एक रेखा ड्रॉ करते हैं तो ये आपको इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो आपकी क्या कहलाती है, मार्जिनल यूटिलिटी रेखा। तो इस तरह से ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी रेखा है। यहाँ पे क्या है, ये कौन सा बिंदु है आपका, ये है आपका पूर्ण संतुष्टि पॉइंट। ये आपका पूर्ण संतुष्टि बिंदु। यहाँ पर जो है आपको 0 मार्जिनल यूटिलिटी मिली है, यानी इसके बाद जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो माइनस में चली गई है। यहाँ पर आपको फुल सेटिस्फिकेशन यानी जो उस वस्तु से उपयोगिता मिलनी थी वो पूर्ण हो चुकी है। यानी जैसे इस नियम के अनुसार क्या है कि जैसे जैसे हम वस्तु का उपभोग करते रहते हैं तो एक समय के बाद ये धीरे धीरे इसकी उपयोगिता घटने लग जाती है। जैसा कि आपको ग्राफ में दिख रहा है, यही है आपका ह्रासमान या घटती सीमांत उपयोगिता नियम, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप कि आपके ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे सम सीमांत उपयोगिता नियम। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।